Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, यानी कि बैंकिंग की एसटी नंबर 32 का डिस्कशन करेंगे विद द बेस्ट अप्रोच। यानी कि ग्रामर कंसेप्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसटी तो हम सभी देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं। तो आइए चलिए साथ में करते हैं इस एसटी को एनालिसिस। आप लोगों ने में से कई लोगों ने इस एसटी को ऑलरेडी दे दिया होगा अपने एसटी पोर्टल पे। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो उसका सोल्यूशन देखें, और जो लोग दे चुके हैं तो अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो यहाँ से आज वो जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। देखो अभी तक क्या हमेशा आपको मिलता है ना कि आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे क्या आपको वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, है ना। और अगर आपके सभी सेंटेंस इनकरेक्ट हैं तो आप सिंपली मार्क कर दोगे ऑल आर इनकरेक्ट। तो चलिए एक एक करके सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यू हैव ब्रोकन सो मेनी ग्लास सीलिंग्स फॉर वुमेन इन पब्लिक सर्विस, है ना। आपने बहुत सारे ग्लास सीलिंग्स को क्या किया है, तोड़ा है। तो एक बात बताओ, वुमेन यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लूरल में सारी चीजें चल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वुमेन भी हमारा किस में होना चाहिए था, प्लूरल में होना चाहिए था। यानी कि फर्स्ट पार्ट में तो एरर मिल गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रिसर्च पॉलिसी इज द लेसर क्वेश्चन क्लेम ऑफ व्हाट क्वालिफाइज एज एविडेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रिसर्च पॉलिसी है, इज लगा है, सिंगुलर है, करेक्ट है। क्या है, लेसर क्वेश्चन क्लेम है, और व्हाट क्वालिफाइज, और जो क्वालिफाई करता है एज एविडेंस, एज प्रूफ। तो ये तो हमें क्या लग रहा है, करेक्ट है। यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखी। नेक्स्ट देखते हैं, वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। हम किस पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट पे, सरकार पे। टू सैंक्शन मनी कीप आवर प्लेस क्लीन। एज यू कैन सी इन द सेंटेंस, मनी के बाद हमें एक इंफिनिटिव की नीड है, क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन मनी कीप थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट और ग्रामेटिकली रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सैंक्शन मनी टू कीप आवर प्लेस क्लीन, यानी मनी के बाद हमें एक टू इन्फिनिटिव की नीड है, तो यहाँ पे टू लगेगा। तो यानी इसमें भी एरर हो गई। द शेयर ऑफ रेगुलर एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज मार्जिनल ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फॉर्मल जॉब्स इन दी प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे देखो फोर सेंटेंस जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज मार्जिनल। ये क्या है, आपका एक वर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीज्ड मार्जिनली ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फॉर्मल जॉब्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो 27। अब इसमें देखना है कि हमें कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। द एक्टर हैड अ फ्लॉलेस पब्लिकली फेकेड विच जस्ट डजंट मैच विद द रियलिटी। एक बात बताओ, क्या लिखा है, फ्लॉलेस पब्लिक फेकेड या पब्लिकली फेकेड। यहाँ पे आप एक देखो, क्या एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें एब्सेंट वर्ब यहाँ पे जब एब्सेंट होती है तो आप एडवर्ब जो होता है वो इररिलेवेंट हो गया ना भाई, वर्ब तो है ही नहीं ना यहाँ पे। हैड अ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस एक अ लगा हुआ है, नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो फ्लॉलेस पब्लिक हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ये एडजेक्टिव है। इसको मॉडिफाई करने के लिए वी नीड अ नाउन। तो यहाँ पे एल वाई हट जाएगा और ये सिर्फ होगा पब्लिक। तो फर्स्ट पार्ट में तो एरर हो गई। नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी फूड एंड रेगुलर। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, हेल्दी फूड का और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का, दैट गोज अ लॉन्ग वे, जो बहुत लंबे आगे तक जाती है, इन ब्रिंगिंग ऑन हेल्दियर चिल्ड्रन। तो इन ब्रिंगिंग ऑल है ऑन या ब्रिंगिंग अप, ब्रिंग अप कोई चीज का ब्रिंग अप करते हो ना, अब ब्रिंगिंग जिसे बोलते हैं, तो ब्रिंगिंग अप होगा या ब्रिंगिंग इन होगा या ऑन होगा। तो अगर हम सेंटेंस देखें, किसी भी चिल्ड्रन को रेस करने के लिए यू यूज व्हाट, ब्रिंग अप, ठीक है। तो ब्रिंगिंग ऑन नहीं होगा, इट विल बी गोज अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अप हेल्दियर चिल्ड्रन, ठीक। नेक्स्ट, अ सोसाइटी मिनेस, एक जो सोसाइटी मिनेस होता है, इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दी किस चीज का सब्स्टिट्यूशन है, ऑफ दी ट्रेडिशनल कॉटन थ्रेड विद द नायलॉन और सिंगल प्लास्टिक फाइबर,
है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, कैसा थ्रेट है, सोसाइटी मीनेस या सोसाइटल मीनेस। सोसाइटल क्यों होगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी ना हमें। ये क्या है आपका, एक नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, मॉडिफायर कौन है, एडजेक्टिव। तो यहां पे क्या होगा, सोसाइटल, क्या होगा, सोसाइटल होगा यहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोसाइटल मीनिंग इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेडिशनल कॉटन, क्योंकि किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है कोई एडजेक्टिव, जिसके लिए हमें इसको एक एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सोसाइटल मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, एटलीस्ट 2000 बर्ड्स आर इंजर्ड, कितनी, 2000 बर्ड्स आर इंजर्ड, करेक्ट है। एड, क्योंकि पैसिव फॉर्म है इसलिए आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है, तो ये करेक्ट है। एट द एनुअल काइट फ्लाइंग इवेंट, जो एनुअल काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाने का जो इवेंट है इन अहमदाबाद, of which 500 eventually died, 500 लोग कहीं ना कहीं दे डाई। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेमेंट्स इकोसिस्टम, जो पेमेंट इकोसिस्टम है इन इंडिया हैज सीन अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी इन द रीसेंट पास्ट या रिसेंटली पास्ट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पास्ट आपका एक तरीके से नाउन का काम करेगा कि नहीं करेगा, पास्ट आपका जब नाउन की तरह काम करेगा तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, और ये क्या है, एक एडवर्ब, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसेंट पास्ट। ठीक, नेक्स्ट, द शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स, जो शिफ्ट है किसके तरफ, डिजिटल पेमेंट्स के तरफ, हैज बीन पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग इज व्हाट, ना एडजेक्टिव और नाउन, तो स्ट्राइकिंग क्या है, एक एडजेक्टिव, वो एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए व्हाट वी नीड, एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, particularly striking, तो we need an adverb over here to modify adjective, है ना, एक adverb की हमें नीड है। नेक्स्ट, नॉन बैंक्स आर एट एन इनहेरेंट डिसएडवांटेज, नॉन बैंक्स जो है वो किसमें है, लॉस में, डिसएडवांटेज है इन द करंट पेमेंट इकोसिस्टम, तो ये तो आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा करेक्ट है, नो एरर, यहाँ पे क्या है, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड किए सेवरल सजेशंस टू ब्रॉडन एंड डीपन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो डीपन यहाँ पे अगर हम बोले तो वो ज्यादा करेक्ट होगा, डीपेंड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि डीपन अपने आप में ही एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ब्रॉडन लिखा हुआ है तो यहाँ पे डीपेंड होगा, ना कि ईडी, ब्रॉडन अगर ईडी फॉर्म होता तो आप इसको कर सकते थे डीपेंड, लेकिन ब्रॉडन जो है यहाँ पे सिर्फ ईएन के साथ है, नॉट ईडी। तो रूल ऑफ पैरेललिज्म आपको पता ही है, जो कि कंजंक्शन में होता है कि एंड के पहले वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाद वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सेम। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलक्टेंट टू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इज इफेक्टिंग सेल्स, सेल्स को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पे रिलक्टेंट, रिलक्टेंट टू बाय, हमें एक नाउन की जरूरत है। रिलक्टेंट अगर हम देखें जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, रिलक्टेंट तो कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव या वर्ब की तरह काम कर देगा, बट वी नीड अ नाउन टू स्टार्ट एज अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस, क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस टू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज अफेक्टिंग सेल्स, यानी फर्स्ट में तो एरर आ गई। सेकंड देखते हैं, सम ऑफ द मोस्ट ambitious and talented people from India and China wants to be Americans। एक बात बताओ, जहां पे ambition and talented people सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ब आपकी एस वाली क्या हो गई, सिंगुलर है, तो ये तो रॉन्ग हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, want to be Americans, होना चाहते हैं, from India and China, तो प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो वर्ड भी हमारी अग्री करती है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, इमिग्रेंट्स टेंड टू मूव टू प्लेसेस वेयर अपवर्ड मोबिलिटी जो होती है इज इजियर, लाइक बिग सिटीज एंड कॉलेज टाउन, तो ये तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यानी कि एरर फ्री। ठीक, फोर्थ देखो, करंट लॉट हैज several assets that have been put on sale multiple times but fail to attract
bidders. एक बात बताओ, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म, तो वी नीड अकॉर्डिंग टू इट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरर हो गई, तो ये भी एरर, ये भी एरर और ये भी एरर, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30 से 32 तक अब आपके क्या दिए हुए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, सिंगल ब्लैंक है, तो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग द गिविंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। द रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट्स, मतलब जो रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट है अराउंड द वर्ल्ड वर इंक्रीजिंगली यूजिंग, वो बढ़ते क्रम में क्या यूज कर रही थी, सोशल मीडिया को, किस चीज के लिए, टू मैनिपुलेट इलेक्शंस, इलेक्शंस को मैनिपुलेशन के लिए, मतलब ध्यान भटकाना, एंड मॉनिटर देयर सिटीजन्स, और अपने सिटीजन्स को क्या करे, कर सके, वो मॉनिटर कर सके। सो द टेक्नोलॉजी टुवर्ड डिजिटल ऑथोरिटी, यहाँ पे क्या बोला गया है, अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पे जो होती है तो उसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, और एक्चुअली गला खराब है तो इस वजह से टंग स्लिप हो रही है, तो डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो रिपोर्ट है दैट गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर इंक्रीजिंगली यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज कर रही है किस चीज के लिए, एंड मॉनिटर देयर सिटीजन्स, डिवाइडिंग द टेक्नोलॉजी, फ्लैटिंग द टेक्नोलॉजी, एंटैंगलिंग, टिल्टिंग या इमैनेटिंग। अगर डिवाइड की हम बात करें तो कोई चीज क्या करना, अलग अलग करना। टिल्ट करना, टिल्ट मतलब किसी चीज का इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स, है ना, एक डायरेक्शन की तरह, हम जैसे हम बोलते हैं ना, उसके लिए बात करते हैं, तो किसी तरह के डायरेक्शन, तो मॉनिटर कर सके अपने सिटीजन्स को, और जो क्या कर सके, टिल्ट कर सके द टेक्नोलॉजी टुवर्ड डिजिटल अथॉरिटी, यहाँ पे जो है आपकी उसकी तरफ। ठीक है, तो फ्लैटनिंग क्या होता है, अगर हम फ्लैटनिंग की बात करें, कोई चीज को फ्लैट कर देना। इमैनेटिंग क्या होता है, इमैनेट से आप मतलब कोई चीज जब इमर्ज करती है ना, कोई चीज क्या करती है, इमर्जेस, है ना। और एंटेंगल करना, एंटेंगल यू ऑल नो, यानी कि इन्वॉल्व करना किसी चीज को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टिल्टिंग द टेक्नोलॉजी टुवर्ड डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, जो अथॉरिटेरियनिज्म है उसको लेकर के। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एन एथनोग्राफिक एनालिसिस, है ना, जो एक एथनोग्राफिक एनालिसिस है, जब हम यहाँ पे एथनोग्राफिक की बात करते हैं, है ना, तो एथनोग्राफिक का मतलब क्या हो जाता है, एथनोग्राफिक एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होता है लोगों का, कल्चर का, विद देयर कस्टमर्स, है ना, विद देयर कस्टम्स, हैबिट्स, जो उनके कस्टम है, उनकी जो हैबिट्स हैं, उसका एक कल्चर जो होता है, उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफिक एनालिसिस। किस चीज का, और द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लेबर एंड लैंडस्केप, जो लेबर है, लैंडस्केप है, कहाँ का, इन नॉर्थ अंडमान, रिवील्स, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, एक डिस्टिंक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो डिस्टिंक्ट क्या वहां पे कर रहे हैं, रिलेशनशिप, सेसेशन, डिस्कोर्स, डायमेंशन या फ्लरी। तो अगर हम देखें तो रिलेशनशिप मतलब रिश्ता होता है, और अगर हम सेसेशन की बात करें तो इट इज द एंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का एंड जो होता है उसे हम बोलते हैं सेंसेशन। और डिस्कोर्स का अगर हम बात करें तो डिस्कोर्स क्या होता है, सम काइंड ऑफ कन्वर्सेशन या डिस्कशन, किसी तरीके का डिस्कशन या फिर कॉन्वर्सेशन। डायमेंशन, डायमेंशन जैसे लेंथ और विड्थ होती है उसको हम बोलते हैं। फ्लरी क्या होता है, फ्लरी इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, फ्लरी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो एक एथनोग्राफिक एनालिसिस है, मतलब लोगों के कल्चर का, उनके हैबिट्स का, ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लेबर एंड लैंडस्केप इन नॉर्थ अंडमान, वो क्या रिवील कर रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट डिस्कशन और कन्वर्सेशन ऑन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो डिस्कोर्स ऑन द गवर्नमेंट है, एनवायरमेंट है, डिसेंडेंट्स ऑफ द सेटलर्स देयर। तो डिस्कोर्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द शिव पार्वती टेम्पल, जो शिव पार्वती टेम्पल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इन सियाग्रा, इन सिगरा, नॉट सियाग्रा, इन द सिगरा एरिया ऑफ वाराणसी, वाराणसी में जो सिगरा है ना, एक एरिया, एक लोकेशन पड़ती है। टेम्पल अथॉरिटीज, टेम्पल के जो अथॉरिटीज होते हैं, दे हैव सॉट टू प्रोटेक्ट द आइडल्स, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो आइडल्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऑफ द डिविनिटीज फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ पर्टिकुलर मैटर। रेवेजेस मतलब जो चीजें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो आइडल्स ऑफ द इनकॉग्निटो,
यूनिडेंट सॉरी अनआइडेंटिफाइड, एनोनिमस, एपोनिमस और एसिडुअस। सो इनकॉग्निटो की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जान लो कि एक जो फॉल्स आइडेंटिटी होती है ना, इनकॉग्निटो मतलब फॉल्स आइडेंटिटी। जैसे आप लोग क्रोम यूजर अगर होंगे तो उसमें आता होगा ना न्यू इनकॉग्निटो विंडो, जहां पे आपकी आइडेंटिटी कोई कैच नहीं कर सकता। वैसे आईपी एड्रेस से सब कैच हो जाता है, लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इनकॉग्निटो। अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एनोनिमस मतलब एक साथ जहां पे यूनाइजन होता है ना, उसे हम बोलते हैं। अगर एपोनिमस की बात करें तो एपोनिमस मतलब होता है आप अपना नाम किसी चीज को दे रहे हो, ऑफ अ पर्सन। पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं दैट यू नो, आप कह सकते हैं गिविंग देयर नेम टू समथिंग, अपना नाम किसी को देना, गिविंग देयर नेम टू समथिंग, ठीक। और एसिडुअस, नाउ एसिडुअस मतलब क्या होता है, व्हेन यू शो ग्रेट केयर। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, व्हेन यू शो अ ग्रेट केयर, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा केयर शो करते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो टेम्पल के अथॉरिटीज है, दे हैव सॉट टू प्रोटेक्ट, उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि वो आइडल्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम व्हाट, जो अपना नाम किसी को देना, डिविनिटीज को देना चाहते हैं, फ्रॉम द रेविजेस। सो एपोनिमस विल बी द करेक्ट आंसर जो यहाँ पे फिट होगा। ग्रेट केयर की बात है नहीं, क्योंकि वहां पे प्रोटेक्ट ऑलरेडी यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 से 36 आपका जो है वो है वर्ल्ड स्वैपिंग, या फिर आप कह सकते हो मिसस्पेल्ड, या आपका इनअप्रोप्रिएट हो सकता है अपनी प्लेस में, ठीक है। तो 33 से 36 का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, ये सबसे इजी पार्ट है। The report found electing manipulation in Pakistan through informational tactics. Tactics मतलब tricks. Through hyper partisan commentators, bots or news sites to disseminate false or misleading content. अब एक बात बताओ, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? एक चीज बताओ, जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है वो उसमें रिपोर्ट में क्या पाया गया, जो इलेक्शन मतलब जो चीजें इलेक्शन जो हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इलेक्टिंग मतलब किसी को इलेक्ट करना, और यहाँ पे इलेक्शन की जरूरत है, तो यहाँ पे एक नाउन की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्शन की जरूरत है, जो कि क्या है, एक नाउन है, ना कि इलेक्टिंग। बाकी सब चीजें अपनी जगह पे एकदम सुरक्षित और एकदम सही तरीके से दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, it is important to understand, ये समझना जरूरी है, that the backstage process of participation in the development of technology vision 2035 document and bring forth, एक बात बताओ, bring forth मतलब सामने लाना, तो bring forth यहीं से देख के नहीं गलत लग गया कि फोर्थ FORTH वाला होगा या FOURTH, FOUR ये तो नंबर हो गया ना, ये तो नंबर हो गया। और ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, ब्रिंग फोर्थ का मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड समथिंग, है ना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग फॉरवर्ड। तो हमें तो यहीं पे ये पकड़ में आ गई, तो सीधे सीधे आंसर भी यही मार्क कर दो ना, आंसर भी यही मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनएप्रोप्रिएट है, जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, unpacking the incursive environmental and material circumstances in which the descendants of settlers produce their lives allows us an insight into the widespread legitimacy accorded to the state to remark nature in the Andaman Island totally। तो यहाँ पे जब हम देखें अंडमान आइलैंड की बात करता है, ठीक है, जब अंडमान आइलैंड की बात कर रहा है तो उसको लेकर के हम यहाँ पे क्या बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, एक चीज यहाँ पे यूज हुई है अनपैकिंग द इनकर्सिव, है ना, तो इनकर्सिव क्या होता है, किसी को पता है, एनीबडी हु नोस, जो भी जानता हो वो मुझे बता सकता है कि इनकर्सिव का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकर्सिव, वैसे तो अगर देखें तो थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इनकर्सिव यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिस्कर्सिव, क्या होना चाहिए था, डिस्कर्सिव। तो यही वर्ड आपका यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, तो मार्क कर देंगे हम ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी की स्पेलिंग डिसेंडेंट्स, इनसाइड, अकॉर्डेड, ये एकदम करेक्टली यहाँ पे यूज हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, जो कि एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है।
तो जैसा कि अभी आपने देखा ना कि यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर इनकर्सिव। तो इनकर्सिव का मतलब क्या होता है? इनकर्सिव का मतलब ये होता है दैट इन्वेजन टू अटैक। मैंने आपसे बोला कि आप इसका मीनिंग बताइए, तो आई होप काफी लोगों ने कमेंट में आंसर कर भी दिया होगा। तो यहाँ पे इनकर्सिव ना हो करके हमें चाहिए था कि अनपैकिंग दी डिस्कर्सिव, है ना। डिस्कर्सिव की यानी कि स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DISCURSIVV, दैट इज यू आर मूविंग टॉपिक टू टॉपिक, है ना। एनवायरमेंटल एंड मटेरियल सर्कमस्टेंसेस की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. Now moving further with the next question, drawing attention to scientific work as labor, मतलब attention खींचना किसी की तरफ scientific work में as labor, the need for a closure examination, एक किस चीज की नीड है? closure examination की। तो एक बात बताओ, closure मतलब क्या होता है? क्लोजर की अगर हम बात करें तो किसी चीज को क्लोज करना, बंद करना, है ना। और अगर हम देखें उसी का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री देखें तो वो वहां पे क्या हो जाएगी? क्लोजर वॉच। जब बहुत करीब से आप किसी चीज को एग्जामिन करते हैं, है ना, यू जस्ट थिंक अबाउट समथिंग मोर केयरफुली, इन दैट केस आप क्या यूज करते हो? क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्टिविटीज of educated trained government employees in charge of field data collection on marine fishers is emphasized. तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट वर्ड है दैट इज क्लोजर, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2, जिसमें क्या है? आपका एरर है ना, जो कि इनएप्रोप्रिएट है। ठीक, नाउ मूविंग फर्दर विद द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब बारी आ गई है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, कि यानी कि अब आपका पैसेज है, और ये पैसेज ना आपका बहुत ही इजी है। मैं अगर बात करूं तो इस पैसेज की, तो दिस इज वेरी इजी, 37 to 41 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। तो फटाफट से एक बार इसका स्किम कर लेते हैं। आरबीआई से रिलेटेड ये पूरा पैसेज है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 3 years आफ्टर रुपीज, मतलब 3 साल जब हो गए हैं कि 500 और 1000 की जो करेंसी नोट है उनको क्या किया गया था? डिमोनेटाइजेशन किया गया था। कब? 8 नवंबर 2016 को। द इफेक्ट, आज भी उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं करेंसी प्रिंटिंग में फील किया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंटर्स हैं आरबीआई आर ग्रैपलिंग मतलब ग्रैपल मतलब किसी चीज को क्या करना? किसी चीज को एक कस के पकड़ना जैसे, है ना। विद मेंटेनिंग अ बैलेंस, जो मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टॉक्स एंड फ्रेश प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी while enforcing the new security features last introduced in 2005 against escalating cost. Escalate मतलब किसी चीज को बढ़ाना, है ना। तो यहाँ पे क्या बात वो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंटर्स हैं आज भी कहीं ना कहीं उस दबाव में है। सो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, मतलब मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है? एट द मोमेंट जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप है करेंसी का और कॉइंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो जून में हुआ था, इट शोज दैट द प्रिंटिंग एंड बैंक नोट पेपर स्टॉक सिचुएशन, जो नोट प्रिंटिंग है और जो स्टॉक की सिचुएशन है वो अभी भी कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद किस चीज में फंसी हुई है? इट इज ऑन दी फ्लक्स, है ना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? एक अगर हम देखें, एक वैसे तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होता है आपका, और अगर यहाँ पे देखें फ्लक्स की मीनिंग, तो एक एक्शन जो फ्लो करने का एक कहते हैं ना एक तरीका होता है। फ्लक्स मतलब किसी चीज को फ्लोइंग आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। सो द मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप, जो ये मीटिंग हुई थी किसके अंडर हुई थी? चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी हु अप्रूव द बैंक नोट प्रिंटिंग प्लान, जिन्होंने अप्रूव किया था बैंक ये जो नोट प्रिंटिंग का प्लान था फॉर 2019 to 20, द लॉन्ग टर्म इंडेंट फॉर कॉइंस एज वेल एज द प्रपोजल फॉर न्यू सिक्योरिटी फीचर्स। नए नए सिक्योरिटी फीचर्स भी नोट्स में आगे, जैसे कह रहे थे कि 2000 की नोट में चिप लगी है, ये दुनिया की चीजें वहां पे बताई गई। ठीक, फिर आगे यहाँ पे बोला गया जो न्यू सिक्योरिटी फीचर्स हैं विच हैड बीन फास्ट ट्रैक्ड, जिनको इजीली फास्ट ट्रैक किया जा सकता है एट द लेवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन 2015। जो मिनट स्टेट है ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ जो 500,000 के नोट डिनोमिनेशन जो विड्रॉल हुआ आफ्टर डिमोनेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू, और नए नोट्स को जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 200 और 2000 के नोटों का, है ना। सो द इंटर revision of new security features among various denominations of banknotes has now been proposed by the RBI for approval. किसके द्वारा वो प्रपोज किया गया था? RBI के द्वारा for approval. फिर आगे बोला गया it also stated by, अब RBI ऑफिशियल्स ने और क्या क्या चीजें एड ऑन करते हुए बोला कि हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए इन द व्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन, क्वांटम जो होना चाहिए दैट शुड बी डिस्कस्ड, न्यू सिक्योरिटी फीचर्स जो वहां पे होंगे वो भी चेंज होंगे,
अगर मिनट्स यानी मिनट्स मतलब जो मीटिंग हुई थी, अकॉर्डिंग टू द मिनट्स मतलब जो मीटिंग हुई थी, जो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन था, जो साइज था, डिजाइन था किस चीज का, बैंक नोट्स का, वो भी बदल दिया गया, बट सेम सिक्योरिटी फीचर्स आर कंटिन्यू, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स वही रहेंगे। अभी इस समय जैसे करंट का आपको पता होगा 2000 का नोट भी सितंबर तक के लिए बोला गया है कि सबमिट कर दो वरना वो काम का नहीं रहेगा। सो ड्यू टू द चेंज इन द साइज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, द क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स एनविसेज्ड मतलब इमेजिन करना at the time of floating of PQBN, that is pre-qualification bid notice 2017 will also undergo a change। और ये जो नोटिस दी गई थी पहले से ही मतलब बता दिया गया कि भैया नोट बदली होगी तो अपने आप को इस तरीके से स्थिर कर लो। जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो रात को 12 बजे अचानक से अनाउंस कर दिया और सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन 2000 की नोट के लिए आपको कम से कम 3-4 महीने पहले बता तो दिया गया। So the meeting was informed that the most expensive security feature, जो most expensive security feature है वो security thread होगा with moving images, मतलब उसमें कुछ moving images होंगी। जो new security thread है, the managing director जो होंगे उसके, है ना, वो क्या करेंगे, strategic planning was likely to take the cost of production, मतलब बैंक नोट पेपर को जो बनाने की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 30% से 50% हाई होगी। तो द रेजिक ऑफ डिनोमिनेशंस ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन could have also altered। now अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रेजिक, है ना। रेजिक का मतलब क्या होता है, देखो रेजिक वर्ड देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है अलग सा। तो यहाँ पे एक चीज, कोई चीज, रेजिक मतलब किसी चीज को अरेंज करना, है ना। सो जो अरेंज करने के या रीअरेंज करने की बात हो रही है, रेजिक है क्योंकि तो रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। द रेजिक ऑफ डिनोमिनेशन, जो ये रीअरेंज करा जा रहा है इन डिनोमिनेशंस को ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, वुड ऑल्सो हैव अल्टर्ड द मार्केट डिमांड, उसने मार्केट डिमांड को भी कहीं ना कहीं अल्टर कर दिया है फॉर करेंसीज। दस एट द रिव्यू ऑफ द बैंक नोट प्रिंटिंग शेड्यूल्स, जो रिव्यू किया जा रहा है बैंक प्रिंटिंग शेड्यूल्स का फॉर द करेंट ईयर, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि जो प्रोडक्शन है ₹10 बैंक एंड ₹20 बैंक नोट्स फॉर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ अवेलेबल पेपर स्टॉक्स। जो 20 रुपीज के बैंक नोट्स है, द मिनट्स रिवील, यहाँ पे मीटिंग में रिवील किया गया, द आरबीआई सेड इट वाज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ रिवर्स फ्लो ऑफ कॉइन्स, कहीं ना कहीं जो कॉइन्स का फ्लो है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। सो द फ्लड ऑफ कॉइन्स वर डिस्क्राइब्ड एज पेक्यूलियर, फ्लड ऑफ कॉइन्स का मतलब जहां पे सबसे ज्यादा कॉइन्स चलते थे, बाय आरबीआई एंड द मीटिंग वाज टोल्ड दैट, मीटिंग में बोला गया कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू बैंक्स, बैंक को दिया जाएगा थ्रू आरबीआई फॉर एक्सचेंज may not work as there is a need for space for storage of coins at first। पहली बात तो कॉइन्स का अगर फ्लो ज्यादा है तो स्पेस भी तो होनी चाहिए उतना उन कॉइन्स को रखने के लिए, तो ये आरबीआई का कहना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका क्वेश्चन, आपको पता है कि ये पूरा पैसेज किस चीज पे बेस्ड है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं, आपसे पूछूं कि ये पैसेज किस चीज पे बेस्ड है, तो यह पैसेज कहेंगे जो आरबीआई के थ्रू नोट्स में बदलाव है उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद उन नोट्स में बदलाव के बाद जो उनका सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर के अगर अब कोई दे विल अंडरगो एनी काइंड ऑफ चेंज तो 30 to 50% उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर कॉइन्स की अगर हम बात करें, फ्लो ऑफ कॉइन्स की बात करें, तो उनको पहले बात तो ये ध्यान देना चाहिए कि देयर शुड बी अ स्पेस ऑल्सो टू कीप देम, उनको रखने का स्पेस भी तो होना चाहिए। तो यही सारी चीजें पैसेज में बताएगी, दैट वाज सो इजी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अगर हम पैसेज की बात करें तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो लिखा है द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट करेंसी प्रिंटर्स आर स्टिल ट्राइंग टू स्टेबलाइज द सिचुएशन। डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई और उसके जो करेंसी प्रिंटर्स है वो अभी भी सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं एक तो ये ट्रू है। फिर लिखा है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के बाद जब आपके 500,000 के नोट बंद हो गए थे, जो सिक्योरिटी फीचर्स थे दे वर रिजॉल्व इन द कंट्री, अगर रिजॉल्व हो जाते तो वो स्टेबलाइज करने की कोशिश ना करते, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द बीएनपी एमआईपीएल, जो भारतीय करेंसी वाला है, उसमें क्या बोला गया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ बैंक नोट विल गो हायर, बढ़ेगी एकदम। तो यहां पे कितना बढ़ेगी वो चीज मेंशन है, तो एग्जैक्ट बढ़ेगी ये चीज नहीं कही गई। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखें, जो प्रोडक्शन ऑफ नोट्स है विच वर बिलो ₹50 विल एक्सपैंड, ₹50 से कम में बढ़ेगी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे नहीं बोला गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक सेकेंड पार्ट है जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, नॉट सेकेंड, जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पे करेक्टली बोला गया। तो ट्रू इज एज पर द कॉन्टेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर
1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पिक आउट द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मीटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब ये हो गया एमओएम, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमओएम, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मतलब वो लिस्ट जो डिस्क्राइब करी गई या जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई मीटिंग में, वो क्या फैक्ट्स है। आरबीआई वॉज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ रिवर्स फ्लो ऑफ कॉइन्स। तो रिवर्स फ्लो ऑफ कॉइन्स तो अभी हमने पढ़ा था, तो ये बात तो सही है। इट वॉज हेल्ड ऑन जून, जून में भी हुई थी, ये बात भी सही है। द हेडेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन हैव बीन डिले इन अप्रूवल ऑफ न्यू सिक्योरिटी फीचर्स। जो न्यू सिक्योरिटी फीचर्स है उसमें डिले हुआ हेडेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो तुरंत तुरंत फॉलो हो रहे थे। द मार्केट डिमांड फॉर करेंसी इज ऑल्सो चेंज। जो मार्केट की डिमांड है ना करेंसी के लिए, वो भी अब बदल चुकी है, तो इसके बारे में भी बोला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 को छोड़ करके हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5 है ना, ये हो गया, क्योंकि सिर्फ 3 है जो यहाँ पे फैक्ट नहीं था, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सारी चीजें पैसेज में क्या है, मेंशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। द मीटिंग विच वॉज हेल्ड, जो मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, उसने ग्रीन सिग्नल दिया किन चीजों को, शॉर्ट टर्म इंडेंट फॉर कॉइन्स, कहीं ना कहीं ये बारे में तो बात हुई थी हुई थी कि नहीं हुई थी, शॉर्ट टर्म इंडेंट था या लॉन्ग टर्म इंडेंट था। अगर हम बोले शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था, तो आप सेकंड पैराग्राफ में जब जाएंगे ना, तो वहां देखेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा। प्रपोजल फॉर न्यू सिक्योरिटी फीचर्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और बैंक नोट प्रिंटिंग प्लान जो था 2019-20 के लिए, ये एकदम एग्जैक्टली फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो ये सेकंड थर्ड हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 5 में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये जो मीटिंग जो हेल्ड हुई थी चेयरमैनशिप, ये सेकंड पैराग्राफ में एकदम एग्जैक्ट लाइन उतरी हुई है, तो इसको आप वहीं से देख करके इसको आप लिख सकते हो, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है, जो एकदम करेक्ट है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीटिंग यहाँ पे ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग एंड बैंक नोट पेपर स्टॉक सिचुएशन। जो प्रिंटिंग है, जो बैंक नोट पेपर स्टॉक सिचुएशन है, वो अभी भी क्या है, कंटिन्यूज टू बी इन फ्लक्स। मतलब अभी भी वो क्या है, फ्लक्स की स्टेज में है। फ्लक्स का मीनिंग अभी मैंने बताया कि अभी भी फ्लो है, फ्लक्स मतलब अभी भी फ्लोइंग कंडीशन में है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या इन्फर कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैश इनफ्लो वाज नॉट हैम्पर्ड इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ये बात तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश फ्लो में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। और यहाँ पे प्रिंटिंग और बैंक नोट पेपर की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो अभी भी कंटिन्यू है, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पे लिखा है बैंक नोट पेपर स्टॉक सिचुएशन वाज फ्लक्चुएटिंग, चेंज हो रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। तो ये बात यहाँ पे इसी से इन्फर हो जाती है। डिमोनेटाइजेशन बूस्ट अप द कैश इनफ्लो, क्या डिमोनेटाइजेशन से कैश इनफ्लो ज्यादा बढ़ गया था? तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। तो आपका बैंक नोट प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक नोट पेपर स्टॉक सिचुएशन जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो आंसर हम मार्क कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर, बाकी आपके रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, which of the following statements has or have not been stated by RBI officials? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, सिंगल या फिर 2 हो सकती हैं, जो RBI ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं कही गई। नॉट लगा है मतलब नहीं कही गई। तो न्यू सिक्योरिटी फीचर्स हैड बीन फास्ट ट्रैक्ड एट द लेवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे जो नए सिक्योरिटी फीचर्स है वो बहुत स्पीड में काम करने लगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये आप थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे। इन व्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन, अगर डिमोनेटाइजेशन के नजरिए से देखा जाए, सो जो क्वांटम है ऑफ प्रपोज्ड न्यू सिक्योरिटी फीचर्स विल चेंज, क्वांटम विल चेंज, नो, एग्जैक्टली ये बात नहीं बोली गई। रिवीजन ऑफ न्यू सिक्योरिटी फीचर्स अमंग वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ बैंक नोट्स हैज नाउ बीन प्रपोज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने उसको प्रपोज किया, नो। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली आंसर हम मार्क कर देंगे नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही यहां से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो आरबीआई ऑफिशियल ने किया। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहां पे अब कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है 42 से 45 में। अ सेंटेंस विद 2 हाइलाइटेड वर्ड्स हैव बीन गिवन। आपको वो ऑप्शन करना है चूज जो कंटेन करता है उसका सिनोनिम फर्स्ट वर्ड का, मतलब इसका आपको बताना है सिनोनिम और इसका आपको बताना है एंटोनिम। मतलब फर्स्ट वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम
और दूसरे वर्ड का बताना है एंटोनिम। तो द ओनर्स ऑफ इनकलकेटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट्स एट होम, मतलब एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनर्स मतलब क्या होता है, किसी चीज की जिम्मेदारी, योर ड्यूटी, है ना। ऑनर्स मतलब क्या होता है, आपकी जो ड्यूटी होती है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकलकेट मतलब एक आदत डालना किसी चीज की, हैबिट डालना, है ना, किस चीज की क्या करना, हैबिट डालना, इनकलकेट करना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर आप एक्सोनरेशन की बात करें तो एक्सोनरेट मतलब रिलीज फ्रॉम ड्यूटी, मतलब ड्यूटी फ्री होना, आप किसी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको फ्री कर दिया गया। डिप्राइव ऑफ मतलब किसी चीज से रहित होना, है ना। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये यहाँ पे तो आपका आ सकता है बी पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो सकता है। इनकलकेट मतलब क्या होता है, इंस्टिल। अब क्योंकि इसका हमें क्या बताना था, एंटोनिम, तो डिप्राइविंग तो हो सकता था। इनकलकेट मतलब एक आदत डालना, और आदत ना डालना मतलब उसको निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना। निग्लेक्ट मतलब अवॉइड करना, क्योंकि इसका हमें एंटोनिम बताना था। तो ओनर्स का सिनोनिम हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एंटोनिम इसका क्या हो गया, इनकलकेट का निग्लेक्ट करना, है ना। क्योंकि इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्व करना या एसिमिलेट करना, है ना। और बेनिफिट तो इससे रॉन्ग ही हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट पेयर क्या हो जाएगा सिनोनिम एंटोनिम का, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर मार्क कर देंगे ओनली बी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, there are apprehensions that the series could rekindle animosity between the two nations। तो पहले तो हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। apprehensions का मतलब क्या होता है, some kind of anxiety, जहां पे आपको डर लगने लगता है बहुत ज्यादा, कहते हैं घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो दैट आर एप्रीहेंशंस। तो एंजाइटी या फियर इससे रिलेटेड है। तो इवैक्यूएशंस मतलब क्या होता है, अगर हम इवैक्यूएट की बात करें तो कहीं से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो ये तो नहीं होगा सिनोनिम। अजम्पशंस मतलब कोई चीज आप इमेजिन करते हो, अज्यूम करते हो, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। तो एंग्स्ट का मतलब क्या होता है, एंजाइटी और फियर, ये इसका सिनोनिम बताना था। फिर एनिमोसिटी, एंग्स्ट का मतलब क्या होता है, एक डीप एंजाइटी, और एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, फ्रेंडली नेचर, हॉस्टाइल, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली नॉट, यहाँ पे आप कहेंगे हॉस्टिलिटी, है ना, यहाँ पे अनफ्रेंडली जिसे हम बोलते हैं, अनफ्रेंडली जो होता है बिटवीन द टू नेशंस। तो रिकिंडल क्या करेंगे, एनिमोसिटी, कि आप एक हॉस्टाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे रिजुविनेशन मतलब किसी चीज को रीस्टार्ट करना, किक स्टार्ट करना। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फ्रेंडली का अनफ्रेंडली का अपोजिट, यानी कि अनफ्रेंडली तो गुडविल क्या हो गया, अनफ्रेंडली का अपोजिट यानी कि फ्रेंडली, गुडविल मतलब गुड रेपुटेशन, इमेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट वर्ड जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली ए जो होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसको करेक्टली सिनोनिम और एंटोनिम का पेयर देगा। ठीक, नेक्स्ट 44। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन, मतलब एक प्रोविजन होना चाहिए, किस लिए, फॉर अप्लाइंग द कॉन्स्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट्स इंप्यूडेंस। इंप्यूडेंस मतलब रूल एंड शोइंग डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब होता है जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना, शोइंग डिसरिस्पेक्ट। द कॉन्सिक्वेंसेज विल प्रूव डिवेस्टेटिंग। जो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जो उसके रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, डैमेजिंग होंगे। तो अब यहाँ पे शोइंग डिसरिस्पेक्ट का यानी कि रिस्पेक्ट अगर आप यहाँ पे शोइंग डिसरिस्पेक्ट, इसका बताना है सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या है, इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस मतलब क्या होता है, ये तो इसका उल्टा ही हो गया, देयर इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जहां पे रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। ये नहीं होगा तो मेंडिंग फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंडिंग भले उसका अपोजिट दिया लेकिन सिनोनिम तो नहीं है ना, सिनोनिम तो है ही नहीं। देन सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें तो सॉफ्टनेस क्या होता है, एक कॉर्टियस, जो बहुत ज्यादा एलिगेंट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एलिगेंट, कॉर्टियस, है ना, जो बहुत एलिगेंट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर यहाँ पे अगर हम बोले तो उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, सॉफ्टनेस। अगर इंसोलेंस बोले तो वो बहुत रूडली, रूड के लिए यूज करते हैं। तो यहां से तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो देना है वो क्या होना चाहिए, हमें इंप्यूडेंस का मतलब है शोइंग डिसरिस्पेक्ट, शोइंग डिसरिस्पेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक डिसरिस्पेक्ट में इम्पर्टिनेंस भी है, ये मैंने करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ कर दिया था, सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया था। इंसोलेंस मतलब रूड और डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर के सेंस में यूज होता है, तो ये भी, क्योंकि ये तो अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट तो हमें इसका बताना है ना, तो रिवैम्पिंग और मेंडिंग क्या है, इसके एंटोनिम है, और र्यूनिंग क्या है, ये सिनोनिम है इसका, तो हमें इसका चाहिए क्या, एंटोनिम, तो ऑब्वियसली बात है ए और सी हो जाएगा, तो आंसर मार्क कर देंगे बोथ ए और सी, जो कि इसके सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही करेक्ट पेयर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा द लॉपसाइडेड ट्रेड रिलेशनशिप। जो लॉपसाइडेड ट्रेड रिलेशनशिप है उसके बारे में अगर हम यहां पे देखें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉपसाइडेड ट्रेड रिलेशनशिप मेक्स इंडिया एसेंशियली अ कॉलोनियल स्टाइल, क्या बनाता है, एक कॉलोनियल स्टाइल बनाता है, ठीक है। तो लॉपसाइडेड के मतलब बात करते हैं जो अनबैलेंस्ड या अनइवन होता है, क्या होता है, दैट इज अनइवन। एसेंशियली अ कॉलोनियल स्टाइल रॉ मटेरियल अपेंडेज, अगर हम अपेंडेज की बात करते हैं तो जब हम अपेंडेज की बात करते हैं दैट इज अ थिंग विच इज एडेड एंड अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज एडेड टू समथिंग मोर लार्जर, ठीक। अब इसका हमें क्या चाहिए, सिनोनिम, और इसका क्या चाहिए, एंटोनिम। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो एकदम समतल हो, एकदम बराबर हो, यूनिफॉर्म साइज हो, है ना। और आस्क्यू का अगर मतलब हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आस्क्यू का मतलब देखें तो आस्क्यू का मतलब यही होता है, आस्क्यू का मतलब होता है अनइवन। ऑर्डर्ड तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और हमें इसका चाहिए क्या, सिनोनिम, तो ये भी आपका एंटोनिम है, और हमें जबकि सिनोनिम एंटोनिम का पेयर चाहिए ना, पहले का वाले का सिनोनिम और दूसरे वाले का एंटोनिम, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड आपका क्या है, एंटोनिम है, तो भी क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम है। अगर हम देखें अपेंडेज मतलब दैट इज एडेड टू समथिंग लार्जर, तो एडेंडम, एडेंडम का भी मतलब ऐड करना होता है, एडजंक्ट का मतलब भी ऐड करना होता है, तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए, और हमें चाहिए क्या, एंटोनिम, तो बचा एक ही खाली, रिक्विजिट, तो आंसर मार्क कर देंगे ओनली 2, यानी कि ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, जो इसका सिनोनिम एंटोनिम का करेक्ट पेयर दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 46 से 50 तक अब आपका अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। फ्रॉम फर्स्ट लुक्स द लॉन्ग अवेटेड पैकेज, अगर पहले लुक से देखा जाए, जो लॉन्ग अवेटेड, जो बहुत लंबे समय से इस पैकेज का वेट हो रहा था, किस चीज को, टू सपोर्ट द रियल एस्टेट सेक्टर, की रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके, वो किसके द्वारा क्लियर किया गया, बाय द कैबिनेट, appears well designed the rupees 25,000 करोड़ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब जो AIF है कितने रुपए का, 25,000 करोड़ रुपीस का अनाउंस किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और जिन्होंने एक्सपेंड किया इन बोथ साइज एंड स्कोप फॉर दी अर्लियर वन, पहले वाले के लिए साइज और स्कोप दोनों ही तरीके से क्या वो बड़ा करने का एक उनका एम था। जो वेरिएबल से उससे ये बात क्लियर हो रही थी, जो यूनिट साइजेस हैं उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। AIF क्या करेगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा, है ना, टू बेल आउट स्टॉल्ड रियल एस्टेट, यानी कि पूरा का पूरा बात जो यहाँ पे पैसेज में है वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की बात है, कि कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना कितना रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, विद यूनिट साइज, कितने यूनिट साइज का, ऑफ लेस देन रुपीस 2 करोड़ अ यूनिट, यानी पर यूनिट में लेस देन 2 करोड़ एंड रुपीस 1 करोड़ इन अदर प्लेसेस। सो द सेंटर विल कंट्रीब्यूट, जो सेंटर जो केंद्र है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, रुपीस 10,000 करोड़ विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन इंक्लूडेड है इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस चीज को बैलेंस करेगा। सो द फंड, और ये फंड मैनेज कौन करेगा, बाय द SBI कैप वेंचर्स, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैप जो वेंचर्स हैं, will offer support to viable projects with a positive net worth and registered with the real estate regulatory authority, जो रियल एस्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके द्वारा ये वेबल प्रोजेक्ट्स को क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फंड है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसको लेकर के। सो व्हाट मेक्स द स्कीम गुड, तो अगर आपके हिसाब से यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है, ऑथर ने लिखते लिखते ये भी बोला कि भाई इस स्कीम को अच्छा क्या बना रहा है, is that will also apply to projects that have been declared as non-performing assets, क्या ये उन प्रोजेक्ट्स में भी आएगा जिनको डिक्लेयर कर दिया गया ऑलरेडी NPA बाय बैंक्स, और टू दोज लाइंड अप बिफोर द इंसॉल्वेंसी कोर्ट, और जो इंसॉल्वेंसी जिनका दिवालिया निकल गया उसके लिए वो प्रेजेंट है कोर्ट में। सो अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट प्रमोटर्स, अगर रियल एस्टेट प्रमोटर्स को
हटा करके देखा जाए, दिस विल ऑल्सो एड लेंडर्स, मतलब लेंडर्स को भी हेल्प करेगा, मेनली खास करके फाइनेंस कंपनीज को और बैंक्स को। विच फंड्स आर लॉक्ड अप इन दीज, जिसमें फंड्स क्या है, लॉक कर दिए गए इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो एफएम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 1600 यानी कि 1600 प्रोजेक्ट्स दे आर इन्वॉल्विंग सम 48 लाख हाउसिंग यूनिट्स। 1600 प्रोजेक्ट्स में से 48 जितने हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में है, दे आर स्टॉल्ड फॉर वांट ऑफ फंड्स। ठीक, उसके बाद यहां आगे बोला गया दे आर ऑल्सो अनसोल्ड, और कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो अभी भी अनसोल्ड है अक्रॉस द कंट्री। वन मार्केट एस्टिमेट अगर देखा जाए, पुटिंग देयर वैल्यू एट ₹4 लाख, एक की कीमत सिर्फ 4-4 लाख करोड़ रुपए रखी जा रही है। मोस्ट ऑफ दी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स आर सॉल्वेंट, कुछ ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है जो सॉल्वेंट है बट स्टक फॉर लिक्विडिटी, लेकिन उसमें कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। एंड विद सपोर्ट फ्रॉम द एआईएफ, दे कैन बी, अगर एआईएफ फंड कर देगा, जो कि अभी इतना करोड़ अमाउंट दिया गया है, ठीक है, उसकी हेल्प से, एआईएफ की हेल्प से ये सब चीजें कंप्लीट की जा सकती हैं। जो रियल एस्टेट सेक्टर है is not only one of the biggest provider of the jobs, obviously बात है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बिगेस्ट प्रोवाइडर जॉब्स का ही नहीं, बल्कि ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम सीमेंट, स्टील टू पेंट, सैनिटरी वेयर रीप द बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सैनिटरी वेयर्स, ये जो नल वगैरह लगते हैं ना, स्टील, पेंट, सीमेंट, इन सभी के लिए। सो दिस इज अपार्ट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाइल द एआईएफ, हालांकि अगर देखा जाए, बाद में ऑथर अब सपोर्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि एआईएफ क्या है, एक गुड आइडिया है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट ग्लिचेस। ये जरूरी है लेकिन कि एआईएफ का जो एक फंड करने का आइडिया है, इसमें कोई ग्लिचेस अगर ना है तो ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। टू मेनी गुड आइडियाज हैव सफर्ड, बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडियाज हैं, क्योंकि बैड इंप्लीमेंटेशन था इसलिए वो आगे तक नहीं फॉलो हो पाए। सो जो क्रिटिकल पार्ट है, जो सबसे ज्यादा सीवियर पार्ट, जो सबसे ज्यादा सीरियस पार्ट है, वो ये है कि कैसे आप जेन्युइन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें इन नीड ऑफ सपोर्ट एंड इंश्योरिंग दैट बायसेस डू नॉट क्रीप इन, मतलब वो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ऑल्सो इंपॉर्टेंट विल बी अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर्स इनटू द आईएफ, और काफी सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करेगा, क्योंकि एआईएफ क्या है, फंड ही तो कर रहा है ना। द फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो सोवरेन फंड्स एंड अदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, दे हैव शोन इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। एंड एआईएफ विल आल्सो कम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एट दैट नीड टू बी मैनेज्ड, रिटर्न भी तो होगा भाई, फंड करेगा तो रिटर्न भी तो होगा। सो द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लेटेस्ट मूव, जो सरकार है वो अपने इस जो एक फंड वाले मूव में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद सक्सेसिव रेट कट्स एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हैव सेट द स्टेज। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब उसमें आगे काम करेगी, इवन एज द फेट ऑफ जो भाग है भारत का, इंडिया शेडो बैंक्स, जो इंडिया भारतीय शेडो बैंक्स हैं, है ना, जो भारत का भाग है, स्विंग्स प्रिकेरियसली बिटवीन अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स, मतलब जो आपको नहीं पता है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो उसके लिए एक्सोटिक फंड्स है डिजाइन फॉर वेल्दी इन्वेस्टर्स, मतलब जो ज्यादा पैसे वाले इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव ग्रोन टू, कितना बढ़ गया है, 40 बिलियन फ्रॉम नथिंग इन जस्ट 7 years, 7 साल में $40 बिलियन बढ़ गया है वेल्दी इन्वेस्टर्स, एंड बढ़ता ही जा रहा है बाय 71% इन द 12 months थ्रू मार्च। सिंस सितंबर, अगर सितंबर से देखा जाए, व्हेन द सरप्राइज बैंक्रप्सी, मतलब जो एक दिवालिया बैंक्रप्सी, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल आईएलएनएफएस ग्रुप का जो था, उससे बड़ा लॉस हुआ, ट्रिगर्ड अ रीफाइनेंसिंग स्क्वीज फॉर प्रॉपर्टी डेवलपर्स। इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड एन एडिशनल, इन्वेस्टर्स ने कितना कमिट किया, $9 बिलियन को इन्वेस्ट करने का बोला टू दीज सो कॉल्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि पूरा पैसेज जो है रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, और एआईएफ आपका एक गुड आइडिया है। ऑथर पहले उस चीज के बारे में बता रहा है, फिर बता रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कैसे ये वर्क करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पैसेज में डिस्कस हुई हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सेड टू बी बेनिफिटेड बाय द एआईएफ, यानी अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, जो यहां पे आपको बता रहा है कि कहा गया है। तो दोज हु प्रमोट रियल एस्टेट, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रमोट करेंगे एक तो उनके लिए है, जो ग्रांट करेंगे सम ऑफ मनी टू पीपल, और फाइनेंशियल कंपनीज, तीनों के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑल ऑफ द अबव सिंपली, क्योंकि तीनों चीजों के लिए ये बेनिफिट देगा ना। फिर आता है 47, आपको यहाँ पे 47 नंबर पे बताना है, वो ऑप्शन चूज करना है ऑफ माई फीट, आपको वो ऑप्शन चूज करना है ऑफ माई फीट का, कि इसमें से ये जो अंडरलाइन पार्ट है
ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको यहां पे कौन रिमूव करेगा? द स्ट्रॉन्ग विंड ऑलमोस्ट, यहां पे अगर हम देखेंगे तो 47 नंबर पे ऑफ माई फीट को यहां पे द स्ट्रॉन्ग विंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड मी ऑफ माई फीट, तो ऑफ माई फीट का मतलब क्या होता है? फीट को क्या करना है ना, अगेंस्ट ले जाना। ठीक है, तो यहां पे आपका इससे आ जाएगा। ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 48 को यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? द स्कीम इज नॉट गुड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड लाइंड फॉर इंसॉल्वेंसी कोड, जो स्कीम है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए गुड नहीं है। तो पैसेज में क्या ये चीज बोली गई है? ये नहीं बोली गई है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए गुड है या नहीं है। वहां पे ये बात बोली गई थी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए भी क्या ये स्कीम लागू होगी। दूसरी चीज ये तो नहीं रहा। फिर द साइज ऑफ AIF हैज श्रंक दिस मंथ एज कंपेयर टू द अर्लियर, क्या जो साइज है, जो मतलब जो आपका अमाउंट है वो श्रंक, यानी कि क्या कहीं डूबने के कगार पे है? तो ये भी नहीं है। ऑल द इंडस्ट्रीज गो ऑफ विदाउट अ हिच बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, जब सभी इंडस्ट्रीज क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से दे आर गोइंग ऑफ विदाउट अ हिच। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या है, ट्रू है। इन्वेस्टर्स हैव बीन कमिटेड टू एक्सॉर्टिंग फंड्स, तो ये भी नहीं बोला गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज फेल्ट अबाउट द AIF, AIF के लिए क्या फील किया गया बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले? तो एक तो ये मनी शुड बी रिलीज फ्रॉम द AIF सो दैट ग्रेजुअल डेवलपमेंट कुड बी फेल्ट, कुछ एक स्लो डेवलपमेंट ही हो लेकिन वो तो महसूस तो हो कम से कम। एंड AIF विल ऑल्सो कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, भाई लास्ट में यही बोलिएगा ना कि एक्सपेक्टेशंस भी तो होंगी रिटर्न्स की, तो ये भी बात सही है यहाँ पे। कन्वर्सेशंस विद इंडस्ट्री सोर्सेज सजेस्ट देयर इज मोर ट्रबल एट, आगे और ज्यादा परेशानी आनी पड़ेगी, तो ऐसा तो यहाँ पे AIF से रिलेटेड बात नहीं बोली गई। इट्स टाइम द मार्केट रेगुलेटर वोक अप बिकॉज देयर इज एवरी रिस्क दैट मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स विल एंड अप बीइंग हर्ट, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हम मार्क करेंगे बोथ 1 and 2, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये फील किया गया थ्रू ऑथर कि AIF बिफोर द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ST वो ये है कि यू हैव टू पिक आउट द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रमोटर्स, जो रियल एस्टेट प्रमोटर्स हैं उनके लिए क्या फैक्ट है यहाँ पे कि बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर, their funds are locked up in the projects, yet they attract investors into AIF, वो attract करते हैं इन्वेस्टर्स को into AIF, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें अट्रैक्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर जॉब के लिए। तो यही पॉइंट यहाँ पे सबसे बेस्ट है जो फिट किया गया है, तो आंसर मार्क कर देंगे ओनली 1 विच इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीबॉडी? सो इसी तरीके से आप लोग ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को कराने वाले हैं सारे स्पीड टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss